व्हाट इफ हमारे प्यारे ट्रक कुन की जगह, जो आम तौर पर हमारे हीरो को लेने आता है और उसे दूसरे वर्ल्ड में भेज देता है, इस बार मैन कैरेक्टर खुद ही इसके लिए तैयार हो, जिस पर प्रोटैगनिस्ट अपनी पूरी लाइफ ब्लैक मैजिक पढ़ता है सिर्फ इसी एक गोल के लिए। जब वो बच्चा था तब से उसका सपना था कि वो किसी दूसरे वर्ल्ड में हीरो बने, और इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए वो अपनी पूरी लाइफ इसी की स्टडी करता रहता है। इसके बाद अब तारू सातो अपने रूम में एक मैजिक सर्कल बनाता है जिस पर वो केचप की एक ड्रॉप डालता है और फिर अपने प्लशी को भी इस रिचुअल में सैक्रिफाइस की तरह यूज करता है, जिस पर यह सब देखकर लगता है कि स्पीड से तो वो हेलो किटी के वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होने वाला है। शुरुआत में उसे लगता है कि शायद ये काम नहीं किया, लेकिन फिर अचानक मैजिक सर्कल के अंदर से हांस बाहर आने लगता है और वो तारू को पकड़ लेता है, जिस पर जब तारू दोबारा अपनी आंखें खोलता है तब एक दाढ़ी वाला आदमी उससे पूछ रहा होता है कि उसने इतना स्टूपिड काम क्यों किया, जिसे देखकर वो अगली और इडियोटिक लड़का कुछ भी समझ नहीं पाता। तभी एक ओल्ड मैन, जो असल में गॉड होता है, उसे सच्चाई दिखाता है, जिस पर पता चलता है कि 21 साल का लड़का तारू सतो मर चुका है। उसे उसके रूम में पाया गया था जहां उसकी लाइफ पूरी तरह ड्रेन हो चुकी थी। यही होता है जब आप ट्रक कून से कम्पीट करने की कोशिश करते हो। यह सुनकर वो लड़का खुद भी बिलीव नहीं कर पाता कि वो सच में मर गया है, लेकिन कम से कम उसका मैजिक तो काम कर गया था। जिस पर गॉड बताता है कि अर्थ ने कभी ह्यूमंस को मैजिक सिखाई ही नहीं, और ये काफी वाइल्ड है कि उसने ये सब अकेले फिगर आउट कर लिया। लेकिन फिर रिवील होता है कि जो सर्कल उसने बनाया था वो ट्रैवल के लिए नहीं था, बल्कि रीइंकारनेशन के लिए था। इसके साथ ही उसने डेस्टिनेशन और पर्पस स्पेसिफाई नहीं किया, जिस पर उसे रियलाइज होता है कि उसने पूरी तरह मेसअप कर दिया। अब उसे अपना गेम प्लान चेंज करना पड़ता है। फिर वो गॉड से रीइंकारनेशन का डूवर मांगता है, क्योंकि वो हमेशा से दूसरे वर्ल्ड्स को लेकर हाइप्ड रहा है और वो इस चांस को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। जिस पर गॉड बोलता है कि रीइंकारनेशन तो काफी टाइम से बैन है, थैंक्स टू न्यू सोल रिसाइकलिंग लॉ, जो अभी वापस आया है। असल में रीइंकारनेशन मैजिक एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन की तरह होता है, और जो भी इसे यूज करता है उसका फेट हमेशा खराब ही रहता है, जैसे पैदा होते ही मर जाना या स्लेव बन जाना, कभी बीस्ट बन जाना और वर्स्ट केस में इंसेक्ट बन जाना। ये सुनकर वो बोलता है कि इंसेक्ट के अलावा कुछ भी चलेगा। साथ ही वो स्पेशल एबिलिटीज को लेकर भी क्यूरियस रहता है, जिस पर गॉड बताता है कि एबिलिटीज उसके वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो इतनी ओवर पावर्ड नहीं होती। फिर भी तारू एक एबिलिटी के लिए भीख मांगने लगता है, जिस पर ओल्ड मैन समझाता है कि ये एबिलिटीज यूजफुल तो होती हैं, लेकिन एक्टिवेट करना काफी टफ होता है। ये सुनकर तारू को लगता है कि फिर भी ये डील अच्छी है। वो लगातार रिक्वेस्ट करता रहता है, और फिर ओल्ड मैन सोचता है कि सिंस ये बैन के बाद रीइंकारनेट होने वाला पहला इंसान है, तो वो उससे कंफर्म करता है कि क्या वो सच में इसके लिए रेडी है। तारू बिना सोचे बोल देता है कि अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है, जिस पर ओल्ड मैन साफ कर देता है कि रीइंकारनेशन से पहले उसकी पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज इरेज कर दी जाएंगी। ये सुनते ही तारू की सारी होप्स नीचे गिर जाती हैं। फिर ओल्ड मैन बोलता है कि कोई फेवरेटिज्म नहीं होगा, जिस पर तारू पूछता है कि क्या ये कॉन्वर्सेशन भी वाइप हो जाएगी। गॉड बोलता है कि हाँ, रीइंकारनेशन से पहले सब कुछ डिलीट हो जाएगा, सिस्टम को चीट करने का कोई तरीका नहीं है। ये सुनकर उसका मूड पूरी तरह डाउन हो जाता है और वो बस यही सोचता है कि काश उसे कोई बेसिक स्किल ही मिल जाए। तभी अचानक उसके सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होती है। चारों तरफ से स्ट्रेंज लाइट्स उसकी तरफ आने लगती हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक बिल्कुल अलग जगह देखते हैं, जहां स्काई में वही लाइट्स चमक रही होती हैं। वो लाइट्स नीचे एक मिडीवल सिटी की तरफ जा रही होती हैं, रास्ते में कई जगहों से गुजरती हुई। उसी टाइम एक एली में कुछ लोग किसी को बुरी तरह पीट रहे होते हैं। एक ब्लॉन्ड गाय बोलता है कि इस लड़के के पास लेने लायक कुछ भी नहीं है, जिस पर वो लाइट सीधे उसी लड़के के ऊपर गिरती है। वो लड़का होश में आता है, आंखें खोलता है और बुलिस डरकर भागने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोबारा बेहोश होने वाला होता है, तभी स्टोलन सिस्टम एबिलिटीज एक्टिवेट हो जाती हैं और उसकी पास्ट मेमोरीज वापस आ जाती है। जमीन पर पड़ा लड़का सोचता है कि अब उसे सब कुछ याद है, और अगर ये सिस्टम एबिलिटी ना होती तो वो पूरी तरह खत्म हो चुका होता। फिर भी सिचुएशन काफी टाइट होती है, क्योंकि इस वर्ल्ड में उसने अभी तक कुछ भी अचीव नहीं किया है। लेकिन मेमोरीज वापस आने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ नहीं मरेगा। उसका नाम तारू है और उसकी पास्ट लाइफ में भी उसका यही नाम था। जब वो 6 साल का था, बैप्टिज्म सेरेमोनी के दौरान रिवील होता है कि उसके पास एक बेहद कंफ्यूजिंग एबिलिटी है, जिस पर उसका फादर, जो खुद एक मेस था, उसे मॉन्स्टर्स से भरे फॉरेस्ट में छोड़ देता है। यही वजह थी कि वो अपने विलेज से कुछ दिन दूर साई नाम की बिग सिटी की तरफ भाग आता है। ये सिटी लाइफ से भरी हुई होती है, बिल्कुल टिकटॉक वीडियो के वायरल होने जैसी। लेकिन इसके साथ साथ इसका
डार्क साइड भी होता है जहां हर तरह के मिसफिट्स रहते हैं। तारू की लाइफ स्ट्रगल से भरी होती है। कई दिनों में बस एक मील मिल पाता है। वो वीक और ब्रोक होता है और अडल्ट्स उसे कंप्लीटली इग्नोर करते हैं, जिस पर उसे लगता है कि इस वर्ल्ड में अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और तारू सिटी में भटकता हुआ नजर आता है। वो एक नाइट को देखता है, लेकिन उससे भी आगे कुछ और एक्साइटिंग होता है। ये होता है एडवेंचर्स गिल्ड, जिसका सपना वो हमेशा से देखता आया है। एक्साइटेड होकर वो अंदर जाता है, लेकिन तभी कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और बोलते हैं कि ये एडवेंचर्स गिल्ड है, यहाँ से निकलो। तारू बोलता है कि वो किसी ड्रामा के लिए नहीं आया। तभी कोई उसका शर्ट पकड़ लेता है, लेकिन तभी एक लड़की इंटरवीन करती है और बोलती है कि वायलेंस की जरूरत नहीं है, जिस पर वो रफ गाय तारू को एक टेबल तक ले जाता है और वो लड़की भी वहीं आकर बैठती है। वो एक्सप्लेन करती है कि वो बस खुद को सेफ रखने की कोशिश कर रहा था। तारू थैंकफुल फील करता है और सोचता है कि शायद उसे पहली बार कोई डिसेंट ह्यूमन मिला है। वो बोलता है कि वो भी रजिस्टर करना चाहता है, जिस पर लड़की बताती है कि इसके लिए फी लगती है। ये सुनते ही तारू की उम्मीदें टूट जाती हैं। फी होती है 10 सिल्वर कॉइन्स और तारू के पास कुछ भी नहीं होता। वो बेग करने को भी रेडी होता है, लेकिन उसके पास ना आईडी होती है और ना ही पैसे। तभी वो आदमी बोलता है कि वो फी कवर कर देगा। ये सुनकर तारू शॉक हो जाता है। आसपास के एडवेंचरर्स हंसते हैं और बेट लगाते हैं कि तारू रजिस्ट्रेशन के बाद भाग जाएगा, लेकिन मॉब बोलता है कि वो तारू पर बेट लगा रहा है। सब लोग सोचते हैं कि बच्चे पर बेट लगाना बेवकूफी है, लेकिन मॉब पूरी तरह सीरियस होता है। तारू उसे एक अच्छा इंसान मानकर झुककर थैंक्स बोलता है, लेकिन मॉब साफ कर देता है कि गलत मत समझना। उसके जाने के बाद लड़की बताती है कि मॉब भी ऑर्फन था और टफ लाइफ के बाद एडवेंचरर बना। शायद उसे तारू में खुद की झलक दिखती है। फिर रजिस्ट्रेशन शुरू होती है। लड़की अपना नाम ने बताती है और तारू से मैजिक क्रिस्टल को टच करने को कहती है। अचानक पूरी गिल्ड चमक उठती है। उसकी एबिलिटी पेपर पर आती है, लेकिन वो पूरी तरह डिस्टॉर्टेड होती है। स्किल का नाम होता है डिस्टॉर्टेड टेक्स्ट। तारू कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि इसका मतलब क्या है, जिस पर ने एक्सप्लेन करती है कि जैसे लांसर या सीम स्ट्रेस प्रैक्टिस करते रहने से स्किल्स अनलॉक होती हैं। वर्ल्ड की वॉइस उसे गाइड करेगी। ये सुनकर तारू का दिमाग घूम जाता है। वो सोचता है कि क्या यही वो वॉइस है जो उसने मरते वक्त सुनी थी। ने बताती है कि डिस्टॉर्टेड टेक्स्ट का मतलब है कि उसका कोई क्लियर पाथ नहीं है। इससे अलग अलग चीजें ट्राई करने से कुछ ना कुछ निकल सकता है। तारू खड़ा होता है और पूरी मेहनत करने का फैसला करता है। अटेंडेंट उसे वेट करने को कहती है। तारू मशीन को देखता है और सोचता है कि ये किसी पुराने कैमरा जैसी लगती है। लड़की लगातार मशीन से छेड़छाड़ करती रहती है। फिर वो तारू को एक पेंडेंट देती है और बोलती है कि यही उसका गिल्ड टैग है। उसे बॉटम रैंक से स्टार्ट करना होता है और इसे हमेशा गले में पहनना होता है। तारू बिना सवाल किए ऐसा ही करता है, पूरी तरह रेडी होकर। फिर वो एडवेंचर्स गिल्ड का सिस्टम समझाती है। रैंक न्यूबी से स्टार्ट होता है, लोवेस्ट रैंक जी होता है, फिर जीएफ और आगे बढ़ता है। तारू सोचता है कि रैंक बढ़ाना काफी ग्राइंड वाला होगा। लड़की बताती है कि हाई रैंक पर एलीट बन जाते हैं और टॉप रैंक S+ होती है, लेकिन साथ ही वार्न करती है कि अगर कोई क्राइम किया तो टैग पर रिकॉर्ड हो जाएगा और सीधा गिल्ड से बाहर। प्लस चाहे क्राइम कितना भी छोटा क्यों ना हो, गार्ड्स के हवाले कर दिया जाता है। एडवेंचर्स की कमी नहीं है, लेकिन ज्यादातर रूल्स फॉलो करते हैं, जिस पर कोई खास टेंशन नहीं रहती। टॉय ये सब देखकर सोचता है कि ये लोग दिखने में टफ लगते हैं, लेकिन असल में काफी चिल हैं। इतनी बोरिंग बातें सुनने के बाद तारू का मन करता है कि अब जल्दी से कोई मिशन स्टार्ट करे, जिस पर ने बोलती है चिल करो। फिर वो बोलती है कि अभी लंच टाइम है और ज्वाइन करने की खुशी में लंच उसकी तरफ से होगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और टाइम जल्दी से पास हो जाता है। नाय हमारे हीरो के सामने एक प्लेट रखती है। रीइंकार्नेशन के बाद से तारू भूखा ही रहा होता है, जिस पर वो खाने के लिए पूरी तरह रेडी होता है। बिना टाइम वेस्ट किए वो खाना शुरू करता है और खाते ही उसकी आंखें भर आती हैं, ये सोचते हुए कि खाना कितना टेस्टी है। ने उसे खाते हुए देखती रहती है और बोलती है कि लगता है वो किसी एज फैमिली में पला बड़ा है, मैनर्स अच्छे हैं। फिर वो बोलती है कि अगर ये टॉपिक सेंसिटिव है तो बताने की जरूरत नहीं, जिस पर तारू आराम से बोलता है कि वो एक गरीब फार्मर फैमिली से है और उसकी मॉम बचपन में ही गुजर गई थी। वो बताता है कि 6 साल की उम्र में उसने डैड का घर छोड़ दिया था, क्योंकि डैड उसे जंगल में छोड़ने वाला था। ने पूछती है कि क्या ये माउथ्स कम करने के लिए था, जिस पर तारू बोलता है कि शायद। डैड उसे मारता पीटता भी था तो वहां कोई ह्यूमैनिटी नहीं थी। शॉर्ट में बोले तो सिटी तक पहुंचना उसके लिए बहुत ब्रूटल था। रास्ते में उसे ढेर सारे मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ा और कई बार लगा कि अब बचना इम्पॉसिबल है, लेकिन समहाउ वो सिटी तक पहुंच ही जाता है और आखिरकार सिची पहुंचता है। इसके बावजूद
कोई भी कमजोर बच्चे के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता। वो हमेशा बचे हुए खाने के लिए लड़ता रहता है, उस कर्स्ड जगह की मिजरी में जीता है और बस समहाउ सरवाइव करता है। लेकिन इस मील की वजह से उसे लगता है कि अब वो कुछ और दिन टिक सकता है। इसके बाद फिर टाइम स्किप होता है, कोई गिल्ड अटेंडेंट को बुला रहा होता है। ये टेरू होता है जो बोलता है कि उसने क्लीनिंग का काम खत्म कर दिया है। अटेंडेंट बोलती है कि पीछे एक वेल है, जाकर साफ हो जाओ और नए कपड़े पहन लो। ये सुनकर लड़का ध्यान से सुनता है। वो वेल के पास जाता है और बिना टाइम वेस्ट किए पानी निकालकर नहाने की तैयारी करता है। तभी अचानक कोई बोलता है कि तुम काफी वीक हो। तारू मुड़कर देखता है कि कौन बोल रहा है। सामने एक दाढ़ी वाला आदमी खड़ा होता है जो बोलता है कि उससे बदबू आ रही है। तारू इरिटेट होकर सोचता है कि ये खुद भी तो बदबू कर रहा है। दाढ़ी वाला आदमी बोलता है कि दोबारा बोलकर दिखा। उसके कपड़े गंदे होते हैं और लगता है कि उसने बहुत समय से नहाया नहीं है। जिस पर वो बोलता है कि कोई चॉइस नहीं है, पानी गर्म करते हैं। फिर वो तारू से बोलता है कि जल्दी नहा लो। ये सुनकर तारू रिलैक्स हो जाता है और सोचता है कि ये आदमी असल में अच्छा है। नेक्स्ट सीन में वो आदमी तारू के लिए पानी गर्म कर रहा होता है। तारू सोचता है कि ये बूढ़ा आदमी आखिर करेगा कैसे। तभी अचानक उसके हाथ में फायर मैजिक आ जाती है और वो पानी गर्म करने लगता है। तारू शॉक्ड होकर बोलता है कि ये तो रियल मैजिक है। पानी धीरे धीरे गर्म होने लगता है। दाढ़ी वाला आदमी बोलता है कि जल्दी अंदर जाओ। तारू सोचता है कि ये उसकी कई सालों में पहली बात है और पास्ट लाइफ जोड़कर देखें तो पूरे 8 साल बाद। तभी अचानक वो आदमी तारू को पकड़कर पानी में डाल देता है और उसे साफ करने में मदद करता है। कुछ देर बाद तारू पूरी तरह साफ हो जाता है और बोलता है कि अब वो काफी बेटर फील कर रहा है। तभी एक सिस्टम वॉइस आती है जो बताती है कि उसकी स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट हो गई है और बॉडी क्लेंजिंग मिशन कंप्लीट होने पर उसे प्यूरिफिकेशन स्पेल मिल गया है। दूसरा आदमी पूछता है कि क्या हुआ। तारू बोलता है कि उसने वर्ल्ड की वॉइस सुनी है और प्यूरिफिकेशन एबिलिटी सीख ली है। वो आदमी बोलता है कि शायद स्पेल सीखने का सीक्रेट नहाना ही था। तारू पूछता है कि ये क्या हर किसी के लिए ये अलग होता है, जिस पर दाढ़ी वाला आदमी सिर हिलाकर बोलता है कि हाँ, स्किल सेम होती है लेकिन रास्ता अलग। कभी रॉ टैलेंट से, कभी प्रैक्टिस से। फायर स्पेल सीखने के लिए बस आग जलाते रहो। एनीथिंग सीखने का तरीका यही है कि अलग अलग चीजें ट्राई करो। लेकिन तारू को प्यूरिफिकेशन स्पेल मिल चुकी होती है जो काफी रेयर मानी जाती है। ये सुनकर तारू का दिमाग घूम जाता है और वो सोचता है कि क्या ये सच में इतनी पावरफुल है। फिर वो आदमी उसे कुछ कपड़े देता है। टू थैंक्स बोलता है लेकिन बोलता है कि उसे सब कुछ नहीं चाहिए क्योंकि वो खुद भी नहाने जा रहा है। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। सीन चेंज होता है। टू अपना अगला मिशन चुनने वाला होता है। तभी गिल्ड अटेंडेंट बोलती है कि गिल्ड लीडर उसे बुला रहे हैं। ये सुनकर वो कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि इतना बड़ा आदमी उससे क्यों मिलना चाहता है। नेक्स्ट सीन में वो लीडर के डोर के सामने खड़ा होकर अंदर आने की परमिशन मांगता है। अंदर जाते ही उसे सरप्राइज मिलता है क्योंकि सामने वही दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी बैठा होता है। लड़की उसे धीरे से बोलती है कि ये बॉस है इसलिए रिस्पेक्ट से बात करना। तारू झुककर पहले मदद के लिए थैंक्स बोलता है लेकिन वो आदमी हाथ हिलाकर बैठने को कहता है। फिर टॉपिक बदलते हुए वो बोलता है कि ने बताया है कि टेरू के पास ना पैसा है ना घर, इसलिए उसके पास एक ऑफर है। गिल्ड में एक एक्स्ट्रा रूम है जहां एक बेड है और तारू फिलहाल वहां रह सकता है। बदले में उसे क्लीनिंग में हेल्प करनी होगी और नेव बाकी गिल्ड स्टाफ की असिस्ट करनी होगी। साथ ही उसे पे भी मिलेगा। ये सुनकर तारू शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्या गिल्ड लीडर सच में इसके लिए रेडी है। वो आदमी बोलता है कि ने काफी टाइम से इसके लिए पुश कर रही थी और वैसे भी मॉब ने भले उसे लोन पे लिया हो लेकिन वो अब एक एडवेंचरर है। अगर वो बिना डेट चुकाए भाग गया तो गिल्ड की रेप्यूटेशन खराब होगी, इसलिए उसे एक सच्चे एडवेंचरर की तरह एक्ट करना होगा। वो तारू को देखते हुए बोलता है कि शायद उसने सिर भी टकराया है और मेडिकल रूम में मैजिक से उसका इलाज कराने की बात करता है। तारू बाहर निकल जाता है। पीछे से वो आदमी बोलता है कि जैसा ने और मॉब ने कहा था, इस लड़के की आंखों में कुछ खास है। कंफ्यूजिंग टेक्स्ट एबिलिटी के ड्रॉबैक्स जरूर हैं, लेकिन इससे वो किसी तरह सरवाइव कर पाएगा। नेक्स्ट सीन में तारू अपने रूम में होता है और बोलता है कि आखिरकार उसे फिर से अपना बेड मिल गया है। वो बेड पर गिरता है और डिसाइड करता है कि कल से पूरी जान लगा देगा। रात जल्दी निकल जाती है। सुबह तारू उठकर बोलता है कि वो बहुत ज्यादा सो गया। बाद में वो ने से देर से आने के लिए सॉरी बोलता है। ने बोलती है कि कोई बात नहीं, कल रात उसकी हालत देखकर उसने जानबूझकर उसे थोड़ा एक्स्ट्रा सोने दिया। फिर काम शुरू होता है। तारू गिल्ड हॉल की क्लीनिंग में लग जाता है। बाकी स्टाफ को बिजी देखकर वो पूछता है कि क्या उसे हेल्प चाहिए। तभी एक आदमी बोलता है कि काम तो बहुत है लेकिन क्या वो
पढ़ सकता है? तारू कॉन्फिडेंटली बोलता है कि वो पढ़ लिख और मैथ कर सकता है, और अगर सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो संभाल लेगा। ये सुनते ही पूरी गिल्ड शॉक हो जाती है। तुरंत कोई ने से पूछता है कि क्या वो सच में ये सब कर सकता है, और हेल्प की रिक्वेस्ट करता है। मीनवाइल बाकी एडवेंचरर्स को यकीन नहीं होता, क्योंकि उनमें से कुछ 10 तक भी गिन नहीं पाते। सीन स्विच होता है। तारू बोलता है कि उस दिन उसने कोई मिशन नहीं किया, इसलिए पैसे नहीं मिले। गिल्ड में रहने के बाद से उसकी लाइफ पूरी केओस बनी रहती है। वो दिन रात गिल्ड के काम में लगा रहता है और आराम का टाइम नहीं मिलता। दिन में वो बिगिनर एस्कॉर्ट मिशंस करता है और अब इस टफ ग्राइंड का आदी हो चुका है। सिर्फ 2 हफ्तों से थोड़ा ज्यादा टाइम में वो मोब का पूरा डेट चुका देता है। आखिरकार वो मोब को पैसे देकर थैंक्स बोलता है, लेकिन मोब बोलता है कि इसकी जरूरत नहीं, और जिन्होंने बेट लगाई थी कि तारू डेट नहीं चुका पाएगा, अब उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। यहीं से कहानी नेक्स्ट लेवल जाने वाली है। एडवेंचर्स इस प्लान से खुश नहीं होते। मीनवाइल मब के पास ढेर सारा पैसा जमा हो जाता है, सब कुछ इस लड़के की वजह से। मॉब बोलता है कि ये बच्चा सच में MVP है। तभी ने आती है और बोलती है कि आज पेडे है, और पूछती है कि वो पैसे अपने लिए क्यों नहीं यूज करता। तारू प्राउड होकर बोलता है कि वो अब रैंक G एडवेंचरर है, इसलिए थोड़ा खुद पर खर्च करना बनता है। वो बताता है कि रैंक F पहुंचते ही वो फॉरेस्ट में हर्ब हंट कर सकता है या यूनिकॉर्न हेयर कलेक्ट कर सकता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अभी नाइफ खरीदना सही रहेगा। इसी सोच के साथ वो शॉपिंग के लिए निकल पड़ता है। सीन स्विच होता है और हम सिटी के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। तरु सोचता है कि उसके पुराने वर्ल्ड में शॉपिंग कितनी बोरिंग हुआ करती थी, बट यहाँ तो सीन नेक्स्ट लेवल ऑसम होता है। तारू एक जगह देखता है और सोचता है बेट यही वो शॉप है जिसके बारे में ने बता रही थी। ने कहा था कि थोड़े बड़े साइज के कपड़े लेना, क्योंकि बच्चे वीड्स की तरह ग्रो करते हैं। उसे एक ब्रेस्ट प्लेट चाहिए और एक क्लोक भी, ताकि बारिश में भीगने से बच सके। इतना हो जाए तो वो रेडी है, जिस पर वो अपना गियर उठाता है और नेक्स्ट वेपन शॉप की तरफ जाता है। ने के काफी स्ट्रॉन्ग हुकअप्स हैं, क्योंकि वो एक एपिक शॉप जानती है। ये शॉप ड्वार्फ्स चलाते हैं, जो तारू के लिए काफी वाइल्ड है, क्योंकि उसने ड्वार्फ पहले कभी देखा ही नहीं। इस सिटी में ह्यूमंस ही मोस्टली होते हैं, इसलिए ये बड़ी बात लगती है। एडवेंचरर्स गिल्ड में उसने बीस्ट पीपल देखे थे, लेकिन ड्वार्फ पहली बार। शॉप में घुसते ही वो वेपन्स को देखकर पूरी तरह अमेज्ड हो जाता है। लेकिन सेलर कहाँ है? तभी दूर से कोई पूछता है कि क्या वो कस्टमर है, और कैजुअली बोलता है कि आराम से देखो। तारू भी वैसा ही करता है, लेकिन काफी टाइम हो जाता है और वो सोचता है कि क्या ये बंदा बिजी है या क्या। फिर आखिरकार उसे डार्फ दिखता है। ड्वार्फ बोलता है, ओह तो तुम कस्टमर हो। पास आकर वो पूछता है कि क्या तरु बच्चा है। टॉपिक बदलते हुए तरु पूछता है कि क्या वो उस सोर्ड को टेम्पर करने वाला है। ड्वार्फ कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि उसका मतलब क्या है। तारू मानता है कि वो एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन उसने सुना है कि अगर गर्म आयरन पर हथौड़ा मारकर उस पर पानी डाला जाए तो वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ड्वार्फ बोलता है कि उसने ये पहली बार सुना है, लेकिन सुनने में स्मार्ट लगता है। हालांकि उसे डर है कि आयरन खराब भी हो सकता है। ड्वार्फ फॉर्ज की तरफ देखते हुए बोलता है कि शेल्फ पर कुछ आइटम्स रखे हैं जो उसके काम आ सकते हैं, और उसे एक पिक करने को कहता है। वो बोलता है कि ये फ्री में देगा, टिप के थैंक्स के तौर पर। टेरू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि ड्वार्फ शायद सच में इसे ट्राई करना चाहता है, इसलिए वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। आखिरकार उसके पास एक वेपन आ जाता है। वो स्विंग करके चेक करता है, ड्वार्फ से पूछता है कि कैसा है, लेकिन ड्वार्फ तो ध्यान ही नहीं दे रहा होता। तारू सोचता है कि क्या ये मुझे इग्नोर कर रहा है। जाते जाते वो डार्फ को डैगर के लिए थैंक्स बोलता है और बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम गिल्ड हॉल में होते हैं। ने बोलती है कि उसकी एज में ऐसे फ्लैशी चीजें लेना नॉर्मल है। तारू बोलता है कि ये कपड़े उसके पुराने कपड़ों से कहीं ज्यादा कम्फी हैं। ने कपड़ों को चेक करके बोलती है कि मटीरियल ठीक है और प्राइस भी चीप है, तो कोई इशू नहीं। तारू सरप्राइज होकर पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता। ने बोलती है कि अप्रेजल उसका स्किल है और वो चीजों पर यूज कर सकती है। तारू सोचता है कि क्या वो लोगों को भी अप्रेज कर सकती है। ने बोलती है कि उसके स्किल्स अभी पार्शली अनलॉक हुए हैं, इसलिए लोग नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट्स के लिए ये स्किल काफी हैंडी है, जैसे मिशन से मिले लूट को चेक करना, ताकि मर्चेंट्स उसे स्कैम न कर पाए। पहले उसे सिर्फ आइटम का नाम दिखता था, लेकिन अब ये स्किल काफी वर्सेटाइल हो गई है। तो पूछता है कि लोगों को अप्रेज करने के लिए क्या चाहिए। ने बताती है कि उसके लिए कुछ कंडीशंस और स्किल रैंक मैटर करता है। जैसे अगर कोई एस रैंक है तो वो कंडीशंस पूरी होने पर कुछ भी असेस कर सकता है, लेकिन जी रैंक में चाहे कुछ भी हो, लोगों को अप्रेज नहीं किया जा सकता। उसने सुना है कि एस रैंक पर पर्सनल टैलेंट्स तक दिख जाते हैं। तरु सोचता है कि ये उसकी स्किल समझने में काफी हेल्प कर सकता है। अभी अभी उसे प्यूरिफिकेशन स्किल मिली है और वो सोच रहा है कि क्या कंफ्यूजिंग टेक्स्ट स्किल भी ऐसे ही अनलॉक हो सकती है। ने शॉक होकर बोलती है, वेट, तुम्हें वो स्किल सच में मिल गई? वो हीलर लेवल मैजिक है। वो सोचती है कि शायद कंफ्यूजिंग टेक्स्ट स्किल भी हीलिंग टाइप की ही हो। तारू पूछता है कि क्या उसने क्लीनिंग स्किल सीखी थी। ने बोलती है कि नहीं, प्यूरिफिकेशन हीलर्स के लिए टॉप टियर स्किल मानी जाती है।
लेकिन पहले क्लीनिंग रैंक स्किल सीखनी पड़ती है। लिस्ट में एक और स्किल होती है पर्जिंग, लेकिन तारू समहाउ सीधे प्यूरिफिकेशन तक जंप कर जाता है। इसका मतलब वो प्रॉपर हीलर नहीं है। तारू ये सब सुनकर बस कंफ्यूज्ड खड़ा रहता है। ने भी सोचती रहती है कि उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं सुना। थोड़ी देर बाद तारू ट्रेनिंग कर रहा होता है। ने उसे बुलाती है। तारू पूछता है क्या हुआ। ने बोलती है कि आज उसने अच्छा काम किया है और उसकी पेमेंट आ गई है। ये सुनकर तारू खुश हो जाता है क्योंकि वो शॉपिंग का प्लान बना चुका होता है, लेकिन वो सब कुछ नहीं खरीद सकता, इसलिए प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है। मॉब आकर पूछता है कि क्या हुआ, क्योंकि तारू काफी हाइप लग रहा होता है। तारू कुछ बोले बिना निकल जाता है, जिस पर मॉब सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी तारू किसी से टकरा जाता है। सामने गिल्ड लीडर होता है जो पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। तारू स्माइल करते हुए बोलता है कि आज उसे पेमेंट मिली है। गिल्ड लीडर उसकी एक्साइटमेंट देखकर पूछता है कि क्या वो आज छुट्टी लेना चाहता है। तारू थैंक्स बोलता है और बाहर निकल जाता है। दोनों उसे जाते हुए देखते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में नया लोकेशन दिखता है। तारू शॉपिंग कर चुका होता है। उसे एक फेमिलियर जगह दिखती है। ये वही ब्लैकस्मिथ शॉप होती है जहां वो पहले गया था। वो डोर नॉक करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता और आसपास कोई कस्टमर भी नहीं होता। वो डोर खोलकर आवाज देता है। अंदर ड्वार्फ अभी भी फॉर्जिंग कर रहा होता है और पूछता है कौन है। ह्यूमन बच्चे को देखकर वो पूछता है कि क्या ये वही लड़का है। तारू बोलता है हाँ, वो बस फ्री आइटम के लिए थैंक्स बोलने आया है। लेकिन डार्फ बोलता है रुको, तुम्हारा आइडिया काम तो कर गया, लेकिन आयरन फ्रेजाइल हो गया, अब क्या करें। तारू बोलता है काम रहो, तुम आयरन को बहुत ज्यादा स्क्वीज कर रहे हो। ड्वार्फ हाथ छोड़ देता है और अपोलोजाइज करता है। वो बताता है कि वो अलग अलग तरीकों से ट्राई कर रहा था, जिससे चीजें हार्ड तो हो रही थी लेकिन फ्रैजाइल भी। तारू सोचता है कि ये तरीका काम नहीं कर रहा। टेम्पर्ड मेटल को स्ट्रॉन्ग बनाने का एक ट्रिक होता है जिसे एनीलिंग कहते हैं। टेम्परिंग और एनीलिंग बेस्ट बडीज हैं। टेम्परिंग के बाद आयरन को लोअर टेम्परेचर पर हिट किया जाए तो वो ज्यादा टफ हो जाता है। टेम्परिंग के टाइम एक स्पेशल क्ले याकूबा लगाई जाती है ताकि जल्दी कूल होकर मेटल हार्ड हो जाए, ऐसा टीवी में बताया जाता है। ड्वार्फ को अब बात समझ में आ जाती है। तारू बोलता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वेपन काफी बेटर बन सकता है। ड्वार्फ ग्रिन करता है, थैंक्स बोलता है और तारू को मास्टर बुलाने लगता है। तारू मना करता है और बोलता है कि वो बस जो जानता है वही शेयर कर रहा है। और उसी मोमेंट तारू एक नई स्किल अनलॉक करता है, आईज ऑफ ट्रूथ। ड्वार्फ काफी एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि वो इस इन्फो से कुछ एपिक क्राफ्ट करेगा। वो तारू से कहता है कि 1 महीने बाद मिलना। तारू झुककर थैंक्स बोलता है और निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में सिटी का कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट दिखता है। चारों तरफ भीड़ होती है, लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं। तारू अपनी नई स्किल टेस्ट करने के लिए एक्साइटेड होता है। आईज ऑफ ट्रूथ यूज करते ही वो शॉक्ड हो जाता है। वो हर चीज को देख और आइडेंटिफाई कर सकता है। ह्यूमंस को अभी पूरा डिटेल नहीं दिखता क्योंकि स्किल फुली अनलॉक नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये काफी यूजफुल है। तारू एक ऑरेंज उठाता है और सोचता है कि शायद ने भी ऐसे ही देखती होगी। हर चीज के साथ डिस्क्रिप्शन दिख रही होती है। वो डिसाइड करता है कि अब फेक सामान से बचेगा और सिर्फ अच्छे पोशंस खरीदेगा। बाकी आइटम्स के लिए भी यही करेगा। टाइम पास होता है और लोग उसे घूरने लगते हैं। तारू एक बॉक्स में ढेर सारा सामान उठाए चलता आ रहा होता है। साफ दिखता है कि उसने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं और अब फिर से ब्रोक है। एडवेंचरर बने उसे 2 महीने हो चुके होते हैं। ज्यादातर एडवेंचर्स उसे अल्टीमेट मल्टीटास्किंगर मानते हैं, बेसिकली गिल्ड का एरंड बॉय। उसे मोस्टली इजी मिशंस मिलते हैं और कम लोग उसे रियल एडवेंचरर मानते हैं। उसका रैंक अभी भी G+ पर अटका रहता है। F रैंक तक वो सिटी के बाहर मिशंस की वजह से पहुंचता है, लेकिन गिल्ड को लगता है कि उसके मसल्स में अभी और पावर चाहिए। फिर एक दिन कोई उसे कोर्टयार्ड में बुलाता है। वहां कई लोग स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एक ओल्ड गाय डाइस बोलता है कि तारू पहले से और पतला लग रहा है, इसलिए अब वो ट्रेनिंग स्क्वाड ज्वाइन कर सकता है। वो तारू को एक सोर्ड पकड़ाता है। तारू सोचता है कि कहीं ये उसे 2 महीने ट्रेनिंग मिस करने पर रोस्ट न करते। तभी डाइस उस पर अटैक करता है और बोलता है कि दिखाओ क्या कर सकते हो। तारू सोर्ड कसकर पकड़ता है और स्विंग करता है। डाइस बताता है कि वो बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहा है। फिर वो रेडी होने को कहता है। डाइस तारू पर एक सॉलिड हिट करता है और बोलता है कि उसने गार्ड गिरा दिया, लेकिन साथ ही ये भी बोलता है कि उसमें पोटेंशियल है। बेसिक्स सही हो जाए तो वो बीस्ट बन सकता है, लेकिन पहले उसकी स्टैंड्स ठीक करनी होगी। इसके बाद से तारू का शेड्यूल पैक्ड हो जाता है। सुबह वो गिल्ड की क्लीनिंग करता है, साथ में मिशन टास्क्स भी होते हैं। लेट आफ्टरनून में मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग। इतना सब करने के बाद वो हर दिन पूरी तरह थक जाता है। वो सोचता है कि ये सब कूल है, लेकिन कोई फास्टर तरीका होना चाहिए। फिर वो डिसाइड करता है कि अभी रेस्ट करना बेटर है। इसके बाद वो अपनी प्यूरिफिकेशन पावर यूज करता है। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, शायद वो इसी पावर से गिल्ड की क्लीनिंग जल्दी कर सकता है। अभी के लिए वो डिसाइड करता है कि पहले अपने रूम में टेस्ट करेगा, ये देखने के लिए कि ये काम करता है या नहीं। एक्टिवेटिंग अपनी पावर, तारू उसे
उसे फ्लोर पर कास्ट करता है। एक ब्लू ग्लो पूरे रूम में फैल जाता है और बूम, सब कुछ बिल्कुल स्पॉटलेस हो जाता है। तब उसे पता चलता है कि दीवारें असल में काफी ज्यादा वाइट हैं। फिर वो सोचता है कि अब पूरी गिल्ड को क्लीन करना चाहिए। इसी सोच में वो अपनी आंखें खोलता है। चारों तरफ देखकर उसे लगता है कि शायद कुछ अलग नहीं हुआ, लेकिन तभी उसकी नजर कुछ पर बचफट पड़ती है। एक बच्चा आलू की बोरी की तरह फ्लोर पर गिर जाता है। गिल्ड लीडर भागते हुए अंदर आता है और पूछता है कि क्या ये सब उसी ने किया है। कई बच्चे फ्लोर पर बेहोश पड़े होते हैं। गिल्ड हॉल में अभी अभी एक मिस्टीरियस लाइट भरी थी। हीरो सॉरी बोलता है और गिल्ड लीडर चेक करता है कि वो ठीक है या नहीं। लगता है उसने अपना माना पूरा ड्रेन कर लिया होता है। गिल्ड लीडर उसे बोलता है कि अपनी पावर छोटी छोटी चीजों में वेस्ट मत करो। नॉर्मली ये मैजिक अनडेड के खिलाफ यूज की जाती है और क्लीनिंग के लिए सिर्फ माइनर कामों में ही ठीक रहती है। उसे बेड पर लिटाते हुए वो बोलता है कि आज बस आराम करो। हीरो इंसिस्ट करता है कि वो अभी ठीक है, लेकिन बोलते बोलते ही वो वहीं बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तेरू फ्रेश महसूस करता है और फिर से अपनी पावर यूज करता है। आखिरकार कल की वजह से उसका काफी टाइम फ्री हो गया और ही हो गया होता है। क्लीनिंग की जगह है अब उसके पास सोर्ड प्रैक्टिस के लिए ज्यादा समय होता है। हालांकि ट्रेनिंग मोस्टली बेसिक एक्सरसाइजेस की ही होती है। खास बात यह होती है कि वो बाकी ट्रेनीज में सबसे छोटा और वीकेस्ट होता है और उनमें से कुछ के पास अपनी यूनिक टैलेंट्स और सोर्ड स्टाइल्स भी होती हैं। इतनी कम उम्र में एडवेंचरर वर्ल्ड में उसका ग्रो करना सच में काफी रेयर बात होती है। तभी ने बताती है कि जैसा वो जानता है, हायर रैंक्स हर किसी को इसलिए नहीं दिए जाते क्योंकि गिल्ड को अपने एडवेंचरर्स की क्वालिटी मेंटेन करनी होती है। आखिर ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें रिस्क बहुत होता है और अगर किसी अनडिजर्विंग इंसान को रैंक दे दी जाए तो उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मीनवाइल तरु अपनी सोर्ड ट्रेनिंग जारी रखता है और सोचता है कि वो सच में लकी है। सीन शिफ्ट होता है। तू एक बार फिर ड्वार्फ की वर्कशॉप पर जाता है। ड्वार्फ उसके कारण पहले से कहीं बेहतर ब्लेड्स फोर्ज कर पाता है। वो तारू के लिए एक शॉर्ट सोर्ड भी बनाता है और पूछता है कि क्या वो इसे एक्सेप्ट करेगा। तारू वो सोर्ड लेता है। सब कुछ के लिए थैंक्स बोलता है। ड्वार्फ उससे कहता है कि इसे गिफ्ट की तरह माने, बस थैंक यू कहने के लिए। अपनी एप्रेसल स्किल यूज करके तो शॉक हो जाता है। उसे पता चलता है कि एक गोल्ड कॉइन लगभग 10,000 येन के बराबर है। मतलब वो स्वॉर्ड कम से कम 1,50,000 येन की है। ड्वार्फ को उसकी बात समझ नहीं आती, लेकिन हीरो बोलता है कि कोई बात नहीं और पूछता है कि क्या उसने उस सोर्ड में कोई एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड की है। ड्वार्फ पूछता है कि क्या वो नोटिस कर सकता है, क्योंकि कभी कभी वो अननोइंगली बोनस दे देता है। वो बताता है कि उसने वो सोर्ड पहले बनाई थी और समहाउ उसमें ये स्किल आ गई। तारू अपने इक्विपमेंट को ध्यान से देखता रहता है। सोचता है कि सिर्फ एक एनहांसमेंट के लिए लोग पागल हो जाएंगे और इमेजिन करता है कि अगर लोगों ने ये देखा तो क्या होगा। उसकी पास्ट लाइफ मेमोरीज वापस आए हुए आधा साल हो चुका होता है। ये मेमोरीज ज्यादातर एक्वायर्ड नॉलेज की फॉर्म में होती हैं। पर्क्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल उन एपिक फैंटेसी और आइसेकाई स्टोरीज जैसा लगता है जहां कैरेक्टर्स अपनी इंटेलिजेंस से दूसरे वर्ल्ड में रूल करते हैं, लेकिन थोड़ा एनालाइज करने पर उसे समझ आता है कि ये डबल एज सोर्ड है। तारू को एक रिपोर्ट याद आती है जिसमें एक आदमी मॉन्स्टर से मारा गया था। एक एडवेंचरर पूछता है कि क्या वही लड़का था जो ऑफिस में रजिस्टर करने आया था। दूसरा बोलता है कि बिना बैकअप के रजिस्टर करना बेवकूफी थी। अपेरेंटली वो किसी चीज का पैटेंट लेना चाहता था, लेकिन एक नोबल ने उसका आइडिया चुरा लिया। अगले ही दिन उसकी बॉडी फॉरेस्ट में मिलती है। इससे तारू समझ जाता है कि टेक को यहाँ लाना उतना आसान नहीं है। मीनवाइल कुछ एडवेंचरर्स सोर्ड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तारू फाइट देखते हुए बोलता है कि ये मूव बेसिक है लेकिन इफेक्टिव है। तब से उसके दिमाग में आइडिया आता है। वो सोचता है कि उसे कुछ ऐसा पिक करना चाहिए जो सिंपल लगे लेकिन कॉपी करना टफ हो। थोड़ी देर बाद तारू कुछ अलग करता नजर आता है। टर्न्स आउट वो ब्रेड बना रहा होता है, लेकिन वो पूरी तरह जल चुकी होती है। वो अपनी पास्ट लाइफ की फेवरेट ब्रेड बेक करने की कोशिश करता है। ऑनेस्टली इस वर्ल्ड की हाइजीन काफी वियर्ड है। लोग हाथ तक नहीं धोते। यीस्ट से ब्रेड बनाना भी मुश्किल होता है, लेकिन अगर ये काम कर गया तो वो बॉम्ब ब्रेड बनाएगा और खुद खा पाएगा। वो जर्म्स हटाने के लिए अपनी प्यूरिफिकेशन स्किल यूज करता है। इसी के साथ तारू आखिरकार अपना यीस्ट बना लेता है। मीनवाइल ने उसे देख रही होती है और पूछती है कि वो क्या कर रहा है। तारू बताता है कि वो ब्रेड बना रहा है। उस लिक्विड से फ्लावर मिलाकर सॉफ्ट व्हाइट ब्रेड तैयार करेगा। बिल्कुल ऐसी ब्रेड जो उसने पहले कभी नहीं देखी। ने पूछती है कि क्या ये वही फैंसी व्हाइट ब्रेड है जो रिच लोग खाते हैं, क्योंकि वो भी इसे बनाना चाहती है। इसके बाद तारू अपना खाना
बनाते रहता है। ने उसकी मदद करती है। ऐसा लगता है जैसे बच्चा मैजिक वर्ल्ड में सिर्फ ब्रेड बेक करने आया हो। कुछ देर बाद ब्रेड फाइनली रेडी हो जाती है। पैन में बनी होने की वजह से वो ज्यादा फ्लफी नहीं होती। ने बोलती है कि इसकी स्मेल अमेजिंग है, इतनी अच्छी कि सामने बैठे एडवेंचर्स भी सूंघने लगते हैं। इतनी देर में गिल्ड लीडर आ जाता है और पूछता है कि क्या उसने ब्रेड बनाई है। तारू बोलता है हाँ, वाइट और सॉफ्ट है। गिल्ड लीडर बिना रुके ब्रेड खाना शुरू कर देता है। टेस्ट से वो शॉक हो जाता है क्योंकि ये बिल्कुल अलग होती है। ने बोलती है कि तारू अमेजिंग है क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है, ब्रेड तक बना लेता है। सीन स्विच होता है। एडवेंचरर्स गिल्ड के बगल वाली बिल्डिंग एक बार होती है जो गिल्ड रन करती है और एडवेंचरर्स का हैंग आउट स्पॉट होती है। जब उन्होंने उसके सैंडविच को मेन्यू में ऐड किया तो वो एक हफ्ते में हिट हो जाता है। रेगुलर कस्टमर्स की संख्या बढ़ जाती है। ऑफ कोर्स ये क्रिएशन तेरू की होती है, लेकिन इसे गिल्ड ब्रांच की एक्सक्लूसिव स्पेशलिटी बना दिया जाता है। इस तरह टू को गिल्ड से अच्छा खाना और रहने की जगह मिल जाती है। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। शॉर्ट में कहें तो उसे ब्रेड पसंद है, लेकिन राइस उससे भी ज्यादा। इस वर्ल्ड में राइस को कोई खास वैल्यू नहीं दी जाती। लोग इसे कैटल को खिलाने वाला वीड समझते हैं। ये सोचकर तारू थोड़ा अपसेट हो जाता है। एक फॉर्मर जापानीज होने के नाते उसका मिशन बन जाता है राइस की वैल्यू फैलाना। वो लियो से इस बारे में बात करता है, लेकिन लियो ने राइस का नाम तक नहीं सुना होता। तो तारू राइस फ्लावर से बना ब्रेड सर्व करता है। लियो पहले हेजिटेंट होता है, लेकिन खाने से पहले ही मन बदल लेता है। टेस्ट नॉर्मल ब्रेड से बिल्कुल अलग और सुपर टेस्टी होता है। यही डिसाइड होता है कि अब राइस ब्रेड बेचा जाएगा। तारू काफी खुश होता है कि उसका प्लान काम कर गया। थोड़ी देर बाद और ज्यादा कस्टमर्स आने लगते हैं। अब उन्हें राइस से बना मेन डिश भी सोचनी पड़ती है। वो सोचता है कि फिलहाल इजी टू ईट बोल सही रहेगा, लेकिन उससे पहले प्रॉपर राइस बनानी होगी। इस वर्ल्ड में चॉपस्टिक्स यूज नहीं होते, लेकिन वो मैनेज कर लेंगे। आखिरकार डिश कंप्लीट हो जाती है। राइस में मीट ऐड करके तारू इस वर्ल्ड का शेफ बन जाता है। बूम, एक और हिट आइटम मेन्यू में ऐड हो जाती है और ढेर सारे गिल्ड लोग सिर्फ ये डिश ट्राई करने आते हैं। कुछ समय बाद तारू टेबल पर बैठा नई डिश फिनिश कर रहा होता है। वो काफी हाइप्ड होता है क्योंकि उसे जल्दी खाने का मन होता है। जैसे ही उसे एक नई स्किल मिलती है वो बोलता है वो ये क्या है। टर्न्स आउट उसे फूड गुरु टाइप स्किल मिल जाती है। सडनली उसे प्लांट्स के बारे में सब कुछ पता चलने लगता है, लेकिन तारू ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता। उसे लगता है कि कुछ खास फील नहीं हो रहा। वो डिसाइड करता है कि गार्डन के प्लांट्स चेक करता है। वहां जाकर भी उसे कुछ खास पता नहीं चलता। दिमाग कोई नई इन्फो नहीं देता। फिर वो सोचता है कि एप्रिसल स्किल यूज करके देखे। चेक करने पर पता चलता है कि वो प्लांट्स बस वीड्स हैं। तारू बोलता है कि ठीक है। वो अपनी बात वापस लेता है। ये स्किल चीजें चेक करने के लिए सच में कूल है। इसके बाद सीन वापस गिल्ड हॉल में आ जाता है। एक बच्चा सिर पर कैट रखे हुए आता है और बोलता है कि ग्रैंडपा बाहर गया है। वो पूछता है कि क्या कैट को यहीं छोड़ सकता है। लड़की बोलती है कि हाँ, बस बुक में मार्क कर दो कि कैट सेफ है, और इसी के साथ मिशन कंप्लीट हो जाता है। फिर वो हंसते हुए बोलती है कि गिल्ड में कैट्स घर से भी ज्यादा रहती हैं। शी उससे उसका एडवेंचरर टैग मांगती है ताकि मिशन नोट किया जा सके। तेरू इसके लिए रेडी रहता है, लेकिन पूछता है कि क्यों, जिस पर लड़की बोलती है तुम्हें अभी पता चल जाएगा। फिर वो पहले वाली मैजिक मशीन के पास जाती है। तेरू का टैग उसमें डालती है और उसी मोमेंट जॉब कंप्लीट हो जाता है। वो बोलती है कांग्रेट्स, अब तुम रैंक F हो। तारू ये सुनकर काफी खुश हो जाता है और उसे थैंक्स बोलता है। लड़की पूछती है कि क्या वो F रैंक मिशन लेना चाहता है। तारू बोलता है श्योर, लेकिन पहले थोड़ी प्रिपरेशन करनी होगी। उसके जाते ही ने सोचती है कि तारू शायद कंफर्म करना भूल गया कि मिशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद तारू अपने रूम पहुंच जाता है, गियर पहनता है और अपनी F रैंक मिशन के लिए रेडी हो जाता है। मिशन बोर्ड पर जाकर वो अपना क्वेस्ट चूज करता है। ने ये देखकर सरप्राइज हो जाती है। मिशन हर्ब कलेक्टिंग का होता है। उसे लगा था कि तारू हंटिंग मिशन लेगा, खासकर उस ड्वार्फ सोर्ड के साथ, जिस पर तारू बोलता है कि ये बात सही है, लेकिन वो पहले कुछ और चीजें ट्राई करना चाहता है। अब तारू फॉरेस्ट में होता है और सोचता है यही वो जगह है। वो अपनी प्लांट स्किल एक्टिवेट करता है। हर प्लांट के साथ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिखने लगती है। उसकी स्किल काफी हैंडी साबित होती है। वो खुद से बोलता है जैसा मैंने सोचा था। फिर अपने बकेट में हर्ब्स कलेक्ट करना शुरू करता है। इस स्किल के साथ वो लिटरली हर्ब कलेक्टिंग मशीन बन जाता है। कुछ घंटों बाद उसके पास सारे हर्ब्स होते हैं, लेकिन फॉरेस्ट में कुछ अजीब सा फील होने लगता है। उसे श्योर नहीं होता कि वो कहाँ है। उसे लगता है कि शायद वो रास्ता भटक गया है। वो सोचता है कि वापस जाना चाहिए। तभी बुशेस से आवाज आती है, वहां कुछ है। और तभी एक गॉब्लिन सामने आ जाता है। तेरू सोचता है ये यहाँ क्यों है। अगर सिर्फ एक है तो शायद चांस बन सकता है। अगर सरप्राइज अटैक कर पाए तो फैंटेसी वर्ल्ड में तो इसे जल्दी हराना चाहिए। साथ ही वो सोर्ड को टेस्ट भी करना चाहता है, लेकिन उसका शरीर डर से कांप रहा होता है। उसे सिचुएशन पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं होता, फिर भी वो गॉब्लिन की तरफ बढ़ता है। तब उससे आवाज हो जाती है,
गॉब्लिन उसे सुन लेता है और सीधा अटैक कर देता है। तारू किसी तरह हिट ब्लॉक कर लेता है। वो एक स्टोन एग्जे वाले गॉब्लिन से हार रहा होता है। उसकी सोर्ड हाथ से छूटकर दूर गिर जाती है। गॉब्लिन उसका पीछा करता रहता है और ऑलमोस्ट उसे मार देता है, लेकिन तारू गिर पड़ता है। वो जल्दी से उठता है और अपनी सोर्ड पकड़ लेता है। डर के मारे अभी भी कांप रहा होता है। गॉब्लिन फिर से अटैक करने आता है, लेकिन तारू इस बार सोर्ड रेडी रखता है। तभी सिस्टम वॉइस आती है कि एक स्किल एक्टिवेट हुई है। तारू कंफ्यूज्ड होकर सोचता है ये क्या हो रहा है। गॉब्लिन को समझ ही नहीं आता कि तारू ने क्या किया। तारू कुछ ही सेकंड्स में दूर डैश कर जाता है। इसी तरह वो बच निकलता है। इसके बाद वो हर्ब्स कलेक्ट करता रहता है और फ्री टाइम में सोर्ड ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो बुक्स की मदद से पोशंस बनाने की कोशिश करता है, ड्वार्फ के साथ ब्लैकस्मिथ का काम करता है और हाल ही में आर्चरी प्रैक्टिस भी शुरू करता है। इन सबके पीछे एक रीजन होता है। उसकी अनरीडेबल टेक्स्ट स्किल की एक्टिवेशन कंडीशंस काफी स्पेसिफिक होती हैं। रीइंकार्नेशन के बाद उसे पास्ट लाइफ मेमोरीज मिली थी। 2 महीने बाद जब उसने फाइनली पाथ ली, तब उसे प्यूरिफिकेशन स्किल मिली। नॉर्मली कोई 2 साल में इतना गंदा नहीं होता, और वैसे भी लोगों को दोबारा नहाने का चांस नहीं मिलता। एक्सपर्ट्स के काम को ऑब्जर्व करने पर उसे आईज ऑफ ट्रूथ मिली। ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इसके लिए सालों की विजडम चाहिए होती है। पास्ट लाइफ नॉलेज की वजह से उसने अच्छे मील्स बनाए और प्लांट्स के बारे में इन्फो हासिल की। पीछे मुड़कर देखें तो ये सारी अचीवमेंट्स ओवरनाइट नहीं होती। शॉर्ट में वो हर चीज ट्राई करना चाहता है ताकि नई स्किल्स अनलॉक हो सके। स्टबर्न होना ही उसका नेचर है। इसी दौरान टू एक एरो से मोबी की केप में निशाना लगा देता है, ऑलमोस्ट उसे हिट करते हुए। मोबी इस पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी एक और इंसान आ जाता है। तरु अपनी यूथ में दूसरे वर्ल्ड में चला गया था। उसने सच में री इनकारनेशन अचीव कर ली थी। नेक्स्ट सीन एडवेंचरस हॉल का होता है। तेरू वहीं बैठा होता है। वो सोचता है कि 1.5 साल तक उसने कितनी चीजें ट्राई की, लेकिन किसी एक में मास्टरी नहीं मिली। उसने इनमें नए स्नैक्स इंट्रोड्यूस किए जो इंस्टेंट हिट हो गए। उसने डार्फ को एक नई वेपन फोर्स करना सिखाया, काटाना। थोड़े टाइम बाद उसने अपना पहला मॉन्स्टर हंट किया, वन हॉर्न्ड रैबिट। कॉर्ड ने पहले ही कहा था कि यह आसान नहीं होगा, और वो सही था। लेकिन इस केओस से उसे ये रियलाइज होता है कि वो मल्टीपल टास्क्स एक साथ संभाल सकता है, जो स्किल बेस्ड वर्ल्ड में रेयर है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आपको न्यूबी माना जाता है। नेचुरल टैलेंट के बिना किसी चीज में मास्टर बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। वो सोचता है कि शायद उसकी स्क्रैम्बल टेक स्किल्स का इससे कनेक्शन हो। फिर वो खड़ा होता है और सोचता है कि शायद वो ओवर थिंक कर रहा है। इसलिए वो एक हर्ब गैदरिंग मिशन लेने का फैसला करता है। उस दिन वो नॉर्थ ईस्टर्न फॉरेस्ट जाने वाला होता है, लेकिन अगर वो बार बार सेम जगह जाएगा तो हर्ब्स खत्म हो सकते हैं। फॉरेस्ट में जितना अंदर जाता है उतनी रेयर हर्ब्स मिलती हैं, और मॉन्स्टर प्रेजेंस भी फील होने लगती है। मोस्टली गॉब्लिन्स होते हैं, लेकिन कुछ एरियाज में ऑक भी मिल सकता है। वो सोचता है कि आज का मिशन जल्दी खत्म करना बेटर रहेगा। कुछ देर बाद वो सारे हर्ब्स कलेक्ट कर लेता है, फिर भी कुछ एक्स्ट्रा प्लांट्स तोड़ता रहता है। उसके हाथ में जो प्लांट होती है वो काफी रेयर लगती है। वो लकी होता है कि उसे अच्छे प्लांट्स मिल रहे होते हैं। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। साइड में देखकर वो सोचता है कि शायद रैबिट या स्प्राइट होगा, लेकिन सामने देखते ही उसका चेहरा बदल जाता है। सामने एक गॉब्लिन होता है। वो क्रिएचर एक छोटा माउस पकड़े होता है। तारू अपनी सोर्ड निकालने वाला होता है, लेकिन गॉब्लिन उसे देख लेता है। मॉन्स्टर उसे घूरता रहता है। अचानक तरु भागने लगता है। उसी मोमेंट सिस्टम पिंग करता है कि स्पेशल स्किल्स एक्टिवेट हो गई हैं, क्योंकि वो क्रीचर से भागा था। उसे प्रेजेंस डिटेक्शन और इनविजिबिलिटी क्लोक स्किल मिल जाती है। प्रोटैगनिस्ट भागता ही रहता है। उसे खुद यकीन नहीं होता कि भागने से भी स्किल मिल सकती है। सीन फ्लिप होकर एडवेंचरस हॉल में आ जाता है। बहुत सारे लोग वहां मौजूद होते हैं। तारू अपनी कैमोफ्लाज स्किल एक्टिवेट किए होता है। वो शॉक में होता है कि यह स्किल कितनी ओपी है। भीड़ के बीच होते हुए भी कोई उसे देख नहीं पाता। वो लोगों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो समझ जाता है कि वो सच में फुल स्टील्थ मोड में है, लेकिन तभी कोई उसके सिर पर मार देता है। तारू कंफ्यूज हो जाता है। टर्न्स आउट वो लियो होता है, जो बोलता है कि इस स्किल को सही जगह यूज करना चाहिए। यह सुनकर तारू सोचता है कि कुछ लोग फिर भी उसे सेंस कर सकते हैं। सीन फिर बदलता है। तारू मिशन पूरा करने के लिए फिर से हर्ब्स कलेक्ट करता है। उसी टाइम वो नोटिस करता है कि आसपास मॉन्स्टर्स भी हो सकते हैं। वो एक ट्री के पीछे छुपकर देखता है, लेकिन इस बार सिर्फ एक हॉर्न्ड रैबिट होता है। वो सोचता है कि जब यहाँ है ही तो इसे भी मार ले,
क्योंकि मीट टेस्टी होती है और स्किन बिक जाती है। टाइम वेस्ट किए बिना वो कैमोफ्लाज स्किल यूज करता है, रैबिट के पास स्नीक करता है और उसे मार देता है। स्टेल्थ क्लोक का इफेक्ट सच में यूजफुल साबित होता है। कुछ ही देर बाद उसे फिर आवाज सुनाई देती है। वो सोचता है कि शायद कोई और मॉन्स्टर होगा। तारू अपनी सोर्ड रेडी करता है, लेकिन सामने वाला इंसान पूछता है कि क्या वो टेरू है और बोलता है कि तुरंत गिल्ड चलना होगा। उसकी टीम गॉब्लिन होर्ड से फाइट कर रही होती है और करीब 80 मॉन्स्टर्स होते हैं। तारू तुरंत मूव करता है और बोलता है कि रीइंफोर्समेंट आने तक होल्ड करो। सीन फिर गिल्ड हॉल में शिफ्ट होती है। टेरू पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। लियो बोलता है कि ये नॉर्दर्न फॉरेस्ट ही होगा। स्क्वाड असेंबल करने का ऑर्डर देता है। वो बोलता है कि एक टीम पहले से गॉब्लिन से फाइट कर रही है, इसलिए उन्हें छोड़ना ऑप्शन नहीं है। अब टाइम है यूनिट दिखाने का। एडवेंचर्स को 3 स्क्वाड्स में डिवाइड किया जाता है, रेड, ब्लू और ग्रीन। तारू को मैसेंजर की रोल मिलती है। रेड स्क्वाड रेस्क्यू पर जाती है, ग्रीन स्क्वाड गॉब्लिन पेट्रोल पर और तारू सबको इन्फो पहुंचाता है। सभी को प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना होता है और कोई भी डाउन नहीं होगा। कुछ देर बाद फॉरेस्ट का सीन दिखता है। एक आदमी बोलता है कि उसके एरोस खत्म हो रहे हैं, दूसरा बोलता है कि चिल करो, बैकअप आ रहा है, और तभी रीइंफोर्समेंट्स पहुंच जाते हैं। कोई बोलता है कि ब्लू स्क्वाड को एस्केप रूट क्लियर करने को कहो। उसी समय तारू कुछ पोशंस देते हुए बोलता है, ये ले लो, ट्रस्ट मी। द डूड शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्या ये पोशंस महंगे हैं, जिस पर तारू आराम से बोलता है, ना, ये मैंने खुद बनाए हैं। इसके बाद वो तुरंत ब्लू स्क्वाड को अपडेट करने के लिए निकल जाता है। फिर बच्चा तेजी से नेक्स्ट टीम के पास पहुंचता है और पूछता है कि क्या वो एस्केप रूट सिक्योर कर सकते हैं, जिस पर हुड पहना हुआ आदमी बोलता है कि अगर ग्रीन स्क्वाड एनिमीज को डिस्ट्रैक्ट करे तो काफी हेल्प मिलेगी। इस तरह हमारा हीरो बेसिकली इन्फो हॉटलाइन बना हुआ होता है, लेकिन सिचुएशन काफी ग्रिम लग रही होती है। गॉब्लिन्स बहुत ज्यादा होते हैं और एक्स्ट्रा बैकअप की सख्त जरूरत होती है। सारे स्क्वाड्स गॉब्लिन्स से घिरे हुए होते हैं और सीरियसली हेल्प मांग रहे होते हैं। यह सुनकर लियो बोलता है कि समझ गया। वो गिल्ड को अपडेट करेगा और तारू को चिल करने को कहता है, क्योंकि अब वो सब संभाल लेंगे। मोबीज भी उसी केओस के बीच होता है और सीधे गॉब्लिन आर्मी की तरफ चार्ज करता है। एक एपिक स्विंग में लियो कई गॉब्लिन्स को उड़ा देता है। तब एक स्नीकी गॉब्लिन लियो पर एम्बुश करने की कोशिश करता है, लेकिन एक टीममेट उसकी बैक कवर कर लेता है। लियो थैंक्स बोलता है और आगे बढ़ता रहता है। मॉब भी एक्शन देखते हुए खुद गॉब्लिन्स पर अटैक करने लगता है। तरु सबकी स्किल्स देखकर अमेज्ड होता है, लेकिन देखने का टाइम नहीं होता क्योंकि उसे वापस गिल्ड जाना होता है। नेक्स्ट सीन में वो आखिरकार गिल्ड पहुंचता है। एडवेंचरर्स चारों तरफ से डिटेल्स पूछते हैं। तारू बोलता है कि गिल्ड लीडर सब हैंडल कर रहे हैं, सब सेफ है। इतना बोलते ही वो आलू की बोरी की तरह गिर जाता है। थोड़ी देर बाद वो होश में आता है और फील करता है कि सब लोग सेफ हैं। एक आदमी बोलता है कि वो पोशंस बहुत काम आए और बिना डर के फाइट कर पाए। तारू बस इस बात से खुश होता है कि सब ठीक है। एंड में उसने अपना पार्ट निभा दिया होता है, लेकिन उसे खुद की कॉम्बैट स्किल्स की कमी महसूस होती है। वो खुद को ज्यादा सोर्ड टाइप कैरेक्टर मानता है, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है। वो गॉब्लिन्स के अगेंस्ट अपनी स्किल्स टेस्ट करना चाहता है, लेकिन गॉब्लिन्स ग्रुप में चलते हैं, इसलिए सोलो फाइट रिस्की होती है। टीम बनाना सही रहता, लेकिन कोई उसके साथ स्क्वाड बनाने को रेडी नहीं होता, जिस पर वो डिसाइड करता है कि कल से फिर ट्रेनिंग शुरू करेगा। नेक्स्ट सीन में न्यू लोकेशन दिखता है। एडवेंचरस हॉल में एक लेडी आती है। गॉब्लिन बैटल के बाद कुछ दिन बीत चुके होते हैं। तारू एक नए मिशन पर होता है। मार्को थैंक्स बोलता है और पेपर वर्क संभालने की बात करता है। तारू कंफ्यूज होकर पूछता है कि ने कहाँ है। उसे अजीब लगता है कि वो गिल्ड में नहीं है। मार्को बताता है कि उसके पेरेंट्स अचानक किसी मीटिंग के लिए आए हैं। सिचुएशन सीरियस लगती है क्योंकि एडवेंचरर्स ने को ढूंढ रहे होते हैं। तभी कोई और बोलता है, सच में। फिर एडवेंचर्स बताते हैं कि नए के लिए मैरिज प्रपोजल आया है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। एक एडवेंचरर तारू से पूछता है कि क्या उसे पता था, जिस पर वो साफ बोल देता है कि नहीं। सब डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि ने उसे पसंद करती है। फिर कोई तारू के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि ने को फॉलो करके रिपोर्ट दे। तारू मना करता है और बोलता है कि वो मिशन पर है। मार्को बोलता है कि उसने अभी मिशन एक्सेप्ट नहीं किया है, इसलिए जा सकता है। तारू इरिटेटेड हो जाता है और सोचता है कि उसे बस अपना काम शांति से करना चाहिए था, लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो उसे ये मिशन एक्सेप्ट करना पड़ता है, चाहे उसे कितना भी ड्रैग लगे। अगर कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदारी उसी की होगी। एडवेंचरर्स कहते हैं कि वो उसकी रिपोर्ट का वेट कर रहे थे, लेकिन तारू को इस पर भरोसा नहीं होता। सीन फ्लिप होता है। तारू एक कैरेज को देखते हुए सोचता है कि ने आसपास ही होगी, तभी वो कुछ देख लेता है। ने एक आदमी के साथ खड़ी होती है। तारू का दिमाग तुरंत चलता है, ओ स्नैप, यही वो रूमर्ड मैरिज कैंडिडेट होगा। वो आदमी काफी शार्प लगता है, जो गिल्ड के लिए बैड न्यूज हो सकती है। फिर भी तारू डिसाइड करता है कि पहले सिचुएशन ऑब्जर्व करेगा। टाइम पास होता है
और वो दोनों को फॉलो करता रहता है। उनके बीच की दूरी देखकर उसे सब सस्पिशियस लगने लगता है। तब एक ओल्ड आदमी तारू से पूछता है कि क्या वो गिरने के बाद ठीक है। तारू उसे श्योर बोल देता है। जब वो दोबारा देखता है तो दोनों गायब हो चुके होते हैं। तारू सोचता है कि अब उसे पता लगाना होगा कि उनके बीच असल में क्या चल रहा है। नेक्स्ट सीन में वही आदमी ने से कह रहा होता है कि वो उसके साथ पूरी लाइफ बिताना चाहता है और रिंग पहनाने की बात करता है, लेकिन ये सिर्फ तारू की वाइल्ड इमेजिनेशन होती है। वो सोचता है कि ने शादी नहीं कर सकती और अब वो गिल्ड को ये बात कैसे बताएगा। तब ने उसके पास आ जाती है और पूछती है कि वो चुपचाप क्यों घूम रहा है। तारू तुरंत पूछता है कि वो आदमी कौन था। ने बताती है कि उसे बस कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इसलिए उसने हेल्प कर दी। साथ ही उसके पेरेंट्स भी आए हुए हैं और पूछ रहे हैं कि क्या वो उनके साथ खाना खाएगा। सीन रेस्टोरेंट में शिफ्ट होता है। तारू ने और उसके फैमिली के साथ बैठा होता है। वो पूछता है कि अरेंज्ड मैरिज वाली बात सच है क्या। तब नए की मॉम का फ्लैशबैक दिखता है जब वो गिल्ड आती है और नए सरप्राइज हो जाती है। उनकी बातों के बीच कोई आदमी चोरी छुपे सुन रहा होता है। नए की मॉम बोलती है कि अगर वो सिंगल है तो अरेंज मैरिज के बारे में सोचना चाहिए। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। नए बोलती है कि वो बस उसकी मॉम का जोक था। ये सुनकर नए के डैड बोलते हैं कि अगर तारू इतना वरीड है तो फ्यूचर में उससे शादी कर सकता है। मीनवाइल तारू सोचता है कि ने का फैमिली काफी क्लोज निट है। उसे अपनी पास्ट लाइफ के पेरेंट्स की चिंता होती है। उसकी मिस्टीरियस डेथ के बाद वो जरूर शॉक में होंगे, खासकर जब वो टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंच चुका था। शॉर्ट में वो हमेशा उनके लिए टेंशन ही बना रहा। थोड़ी देर बाद ने पूछती है क्या वो ठीक है। तारू बोलता है कि हाँ वो फाइन है। वो डिसाइड करता है कि इस वर्ल्ड में कुछ बड़ा करेगा ताकि उसके पेरेंट्स प्राउड फील कर सके। एक दिन जल्दी से गुजर जाता है। तारू गिल्ड में खड़ा होता है, स्टैचू की तरह फ्रीज। एडवेंचरस उसके सामने घुटनों पर होते हैं, पसीना बह रहा होता है। कॉर्नर में गिल्ड लीडर भी खड़ा होता है, काफी नर्वस। तारू बोलता है कि उसके पास मिशंस हैं तो ये सब बंद किया जाए। लियो बोलता है कि वो भी विक्टिम थे और नाराज होना ठीक है। गिल्ड एम्प्लॉई की पर्सनल लाइफ में बच्चे को भेजना लो मूव था, लेकिन ने बोलती है कि कोई बड़ी बात नहीं है और सबको फॉरगिव कर देती है। ये सुनकर गिल्ड के लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो सच में एंजल जैसी है। थोड़ी देर बाद गिल्ड लीडर स्माइल करता है और बोलता है कि सब लकी हैं क्योंकि अब उन्हें 1 महीने के वॉलंटियर मिशंस करने होंगे। वॉलंटियर मिशंस मतलब बोरिंग, टफ और गंदे काम। पे भी कम होता है और इस बार का बैच और भी हार्ड होता है। नेक्स्ट मिशन माउंटेन में होता है जहां सिटी वॉल्स रिपेयर करनी होती हैं। स्टोन्स उठाना, ले जाना और स्टैक करना पड़ता है। ये हैवी वर्क होता है और लो पे की वजह से सबसे अनपॉपुलर जॉब्स में से एक होता है। जब तारू जी रैंक था तब वो इसे हैंडल नहीं कर सकता था, लेकिन अब सिचुएशन अलग होती है क्योंकि रिवॉर्ड इस बार ठीक ठाक होता है। इस तरह वो क्रू के साथ उस लोकेशन पर जाता है। वहां पहले से कई लोग स्टोन्स तोड़ रहे होते हैं। किसी वजह से तारू भी उसी में शामिल होता है। सब सोचते हैं कि वो स्टोन ढोने या स्टैक करने नहीं आया है बल्कि बस देखने आया है। तभी एक ओल्ड आदमी आता है और काम जल्दी शुरू करने को कहता है, लेकिन उससे पहले बेसिक्स सिखाने लगता है क्योंकि न्यूबीज को सुनना जरूरी होता है। वो पूछता है कि क्या उन्हें वो स्टोन दिख रहा है। पहले उसका सेंटर ढूंढो और फिर पूरी ताकत से मारो। बूम, स्टोन 2 हिस्सों में टूट जाता है। ओल्ड आदमी बोलता है कि अब तुम लोग भी ट्राई करो। कभी कभी इन स्टोन्स में वैल्यूएबल चीजें छुपी होती हैं और अगर कुछ मिले तो बताना। अगर कोई एपिक चीज निकली तो रिवॉर्ड भी मिलेगा। ये सुनकर तारू सोचता है कि उसे भी ट्राई करना चाहिए। वो अपने आईज ऑफ ट्रूथ स्किल से आसपास के स्टोन्स देखता है। मोस्टली उसे कोल ही दिखता है, लेकिन तभी साइड में देखते हुए उसकी आंखें चमक जाती हैं। कुछ शाइनी नजर आता है। वो सोचता है ये क्या है। ओल्ड आदमी फिर बोलता है कि वो पाइल्स बस माइनिंग वेस्ट हैं, कुछ खास नहीं। लेकिन तारू मना करता है और बोलता है कि वो इसे चेक करेगा। वो स्टोन तोड़ता है। बूम, स्टोन ग्लो करने लगता है। ओल्ड आदमी स्टंट रह जाता है। तारू एक्सीडेंटली मिथ्रिल और खोज लेता है। बॉल्ड आदमी शॉक में चिल्लाता है कि सब काम रोक दो क्योंकि मिथ्रिल मिल गया है। इसी मोमेंट तारू एक नई स्किल अनलॉक करता है जिसका नाम प्रिसीजन होता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और तारू अभी भी इस प्रिसीजन स्किल को समझने की कोशिश कर रहा होता है। उसे लगता है कि शायद ये एम से रिलेटेड है, तो इसके बाद वो बो और एरो के साथ प्रैक्टिस करना शुरू करता है, ये सोचकर कि ये स्किल आगे चलकर काफी हैंडी होने वाली है। सीन स्विच होता है और एक आदमी बोलता है कि माइथिल के लिए 100 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। ये सुनकर टू सोचता है कि वो अपनी लाइफ गिल्ड के लोगों की वजह से बचा पाया है, जिस पर आज का खाना पीना उसकी तरफ से होना चाहिए। इसके बाद बूम, पार्टी शुरू हो जाती है। फिर वो ने की तरफ देखता है और पूछता है कि बची हुई कैश का क्या किया जाए, जिस पर ने बोलती है कि ऑर्फनेज में डोनेट कर देना चाहिए। यह सुनकर तारू थोड़ा सरप्राइज महसूस
महसूस करता है। सीन स्विच होता है और पूरा टाउन बच कर रहा होता है क्योंकि एक बच्चे ने अचानक माया मिथिल ढूंढ लिया था। उसी दौरान कुछ गिल्ड एडवेंचरर्स बात कर रहे होते हैं। एक ब्राउन हेयर वाला बंदा बोलता है कि सुना है टारू ने कुछ बैंडिट्स को हरा दिया, क्या ये सच है? जिस पर टारू बोलता है कि नहीं, ये बस रूमर्स हैं। वो सोचता है कि इन अफवाहों को हैंडल कैसे किया जाए। तब वही बंदा बोलता है कि चिंता मत कर, मैंने तुम्हारे लिए ये रूमर्स बंद करवा दिए हैं। यह सुनकर तारू की आंखें नम हो जाती हैं और वो सबका थैंक्स करता है कि सब उसके साथ खड़े हैं। वो फील करता है कि वो ग्रेटफुल है, लेकिन साथ ही उसे ये रूमर्स खत्म भी करने होंगे। कुछ देर बाद तारू टाउन में इनविजिबिलिटी स्किल के साथ घूम रहा होता है। तभी उसे कुछ सुनाई देता है और वो सोचता है कि क्या हो रहा है। पता चलता है कि वहां एक प्ले चल रहा है जिसमें एक्टर पैसे मांग रहा होता है। तरु सोचता है कि ये टाउन थोड़ा बोरिंग है। तभी अचानक वो अपना नाम सुनता है और अलर्ट हो जाता है। वो तुरंत वहां पहुंचने के लिए दौड़ता है। दूसरी तरफ एक प्ले चल रहा होता है जिसमें एक बच्चे की कहानी दिखाई जा रही होती है जिसने गॉब्लिन्स को हराया और माइथिल स्टोन पाया और फिर ऑर्फनेज में पैसे डोनेट करने की बात करता है। चुमोस ये देखकर शॉक हो जाता है और समझ जाता है कि ये कहानी उसी की है। अब पपेट शोज लोकल लेजेंड्स पर बनने लगे होते हैं। पहले ये रिचुअल्स हुआ करते थे, लेकिन अब एंटरटेनमेंट बन चुके हैं। तारू को रियलाइज होता है कि उसके बारे में फैली रूमर्स अब टाउन का एंटरटेनमेंट बन चुकी हैं और जैसा कहा जाता है, अफवाहें आग की तरह फैलती हैं। वो समझ जाता है कि अगर ये चलता रहा तो वो बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करने लगेगा, जो ट्रबल बन सकता है। इस केओस में उसे खुद को काम रखना पड़ता है क्योंकि फिलहाल उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। ये रिस्की है, लेकिन शायद उसे पूरी ताकत लगानी पड़े। उसे पपेट्स के लिए थोड़ा फील आता है, लेकिन एंटरटेनमेंट का जवाब एंटरटेनमेंट से ही देना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में ने उसे लेकर सोच रही होती है। लड़का पूछता है क्या बात है। ने पूछती है कि वो इतना फायरवुड क्यों उठा रहा है, सबका ध्यान खींच रहा है। जिस पर तारू बोलता है कि वो अपने फ्यूचर के लिए एक गेम बनाने वाला है। ने बोलती है लाइफ वाइफ के लिए गेम। तारू सिर हिलाता है और कहता है कि टाउन उसके पीछे पागल है, इसलिए वो सबका ध्यान हटाने के लिए एक गेम बना रहा है। ने बोलती है कि फोकस शिफ्ट करना आसान नहीं है और ओवरनाइट ऐसा कुछ बनाना जो सबको पसंद आए मुश्किल है। जिस पर तारू बोलता है चिल करो, उसके पास प्लान है और ये कुछ शेडी नहीं है। नेक्स्ट सीन में लड़का आखिरकार अपना गेम पूरा कर लेता है और उसका नाम रखता है हैवस। इस एपिक गेम को बनाने के लिए वो पहले एक स्क्वायर बोर्ड काटता है, फिर उस पर लाइंस खींचकर उसे 8 बाय 8 बनाता है। फिर वो गोल पीसेस बनाता है जिनका एक साइड ब्लैक और दूसरा व्हाइट होता है, बिल्कुल मिनी ये नियांग की तरह। बूम, गेम रेडी हो जाती है। ने क्यूरियोसिटी से पूछती है कि इसे खेलते कैसे हैं। इस गेम में ओपोनेंट की पीसेस को सराउंड करके फ्लिप करना होता है। जिसके पास एंड में सबसे ज्यादा स्टोन्स होते हैं वही जीतता है। जब तुम स्टोन रखते हो तो उसे ऐसे रखना होता है कि ओपोनेंट का कलर ट्रैप हो जाए और हॉराइजॉन्टल, वर्टिकल या डायगोनल में सारे स्टोन्स फ्लिप हो जाएं। कॉर्नर्स पकड़ लेने के बाद गेम लगभग तुम्हारे हाथ में आ जाती है। ने एक्साइटेड होकर ट्राई करने के लिए रेडी हो जाती है और तारू बोलता है चलो शुरू करते हैं, और यहीं से पहला एपिक शोडाउन शुरू होता है। ने बोलती है कि वो बिल्कुल हारने वाली नहीं है और अपनी मूव चलती है। टाइम निकलता जाता है। ब्लैक 4 विंस ले लेता है और व्हाइट सिर्फ 1। फाइट आगे बढ़ती है। ब्लैक के 23 विंस हो जाते हैं और व्हाइट के 18। तरु बोलता है कि वो इस गेम में बुरा नहीं है। आखिरकार बैटल खत्म होती है और ब्लैक 40 पीसेस के साथ जीत जाता है। ने खुश हो जाती है क्योंकि वो आखिरकार जीत जाती है और शौक होती है कि उसने गेम के क्रिएटर को हरा दिया। तारू बोलता है रीमैच, वो फिर से हारने वाला नहीं है। ने जोश में बोलती है कि उसे अभी भी उसकी पावर समझ नहीं आ रही। इस बार तारू सीरियस हो जाता है और अपनी चाल चलता है। फिर से टाइम तेजी से निकलता है। ने बोलती है कि मैच क्लोज था और सिंपल गेम होते हुए भी काफी फन है। फिर वो पूछती है कि क्या तारू ने पहले गेम में जानबूझकर इजी खेला था। तारू बचने की कोशिश करता है, लेकिन ने मानने वाली नहीं होती। फिर भी वो बोलती है कि गेम ऑसम है और सबको पसंद आएगी। ये सुनकर तारू खुश महसूस करता है, लेकिन फिर एक बड़ा सवाल आता है। इस गेम को क्रिएटर के नाम से कौन रजिस्टर करेगा और कमर्शियल गिल्ड में किसका नाम जाएगा? अब तक उसकी पास्ट लाइफ की रेसिपीज सिर्फ खाना थी, इसीलिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी थी। कुछ लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन गिल्ड रेस्टोरेंट में ओरिजिनल से कोई बेहतर नहीं बना पाया। गिल्ड की स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन की वजह से कोई ओपनली कॉपी भी नहीं कर पाया। लेकिन गेम का मामला अलग होता है। ने सिचुएशन देखकर पूछती है कि उसका प्लान क्या है। तरु सोचता है कि गिल्ड का नाम यूज किया जा सकता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए क्रिएटर का नाम चाहिए होगा। लियो का नाम यूज किया जा सकता है, लेकिन वो बहुत फेमस है, जो सस्पिशियस लगेगा। ऑनेस्टली कोई ट्रस्टवर्दी इंसान चाहिए जिसके पास स्ट्रॉन्ग बैकिंग हो। तारू ने इसे पूछता है कि क्या वो किसी ऐसे इंसान को जानती है। ने सोच में पड़ जाती है और फिर अचानक उसे आइडिया आता है। वो बोलती है कि एक इंसान है
और वो तारू के काफी करीब है। तारू सरप्राइज होता है लेकिन फिर समझ जाता है। सीन स्विच होता है। लड़का मॉब को बुलाता है। मॉब ऑर्फनेज में डोनेट करता है और गिल्ड का टॉप एडवेंचरर है। ने बोलती है कि मॉब आगे भी अपनी इनकम का हिस्सा ऑर्फनेज को देता रहेगा और क्रू का हिस्सा होने की वजह से वो लॉन्ग टर्म मिशंस में भी रेडी रहता है, इसलिए मॉब इस काम के लिए परफेक्ट फिट होता है। इसी वजह से उसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया जाता है। सीन गिल्ड लीडर के रूम में शिफ्ट होता है। मॉब बोलता है कि ऑर्फनेज उसकी एक्स्ट्रा इनकम से बेनिफिट करेगा। वो ये भी कहता है कि वो अपनी टीम के साथ लेवल अप करना चाहता है, लेकिन तारू से पूछता है कि क्या वो श्योर है, क्योंकि अभी तो सब कूल लग रहा है लेकिन अगर बोर्ड फ्यूचर में एक्सप्लोड कर गया तो। तारू काम रहता है और बोलता है कि वो प्रॉफिट का हिस्सा ले लेगा और ड्रामा से दूर रहेगा, जो काफी कन्वीनियंट है। मॉब बोलता है कि ये विन विन डील है। टॉपिक बदलते हुए तारू पूछता है कि क्या वो रेडी है। मॉब बोलता है बिल्कुल। डील फाइनल हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। तेरू अपने बोर्ड्स देखता है और सोचता है कि मास्टर के लिए सिंपल बोर्ड काफी है, लेकिन कलेक्टर्स और नोबल्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। वो लिमिटेड एडिशन बोर्ड्स बनाता है, फैंसी बोर्ड्स और लेग्स के साथ ही शोगी सेट्स भी। उसे लगता है कि उसकी प्रिसीजन स्किल को अब तक अंडर एस्टिमेट किया गया था, लेकिन ये बहुत यूजफुल साबित हो रही है। ये स्किल इतनी प्रिसाइज है कि मेजरिंग आसान हो जाता है और उसके मोटर स्किल्स भी बूस्ट हो जाते हैं। इस तरह वो फ्यूचर में मास्टर कारपेंटर तक बन सकता है। कुछ समय बाद तारू आखिरकार अपनी एपिक बिल्ड कंप्लीट कर लेता है। ने इसे देखकर पूरी तरह शॉक हो जाती है और बोलती है कि ये तो रियल आर्ट है। तारू बस सिर हिलाता है और थैंक्स बोल देता है, लेकिन वो अभी भी एक बात को लेकर वरीड रहता है। अच्छी चीजें अपने आप नहीं बिकती, उन्हें प्रमोट करना पड़ता है। तभी उसकी नजर कुछ एडवेंचर्स पर पड़ती है और वो सोचता है कि अब टाइम आ गया है। ये एक सुपर यूनिक और स्पेशल मिशन होती है। हेडबैंड वाला आदमी पूछता है कि ये गेम क्या है, क्योंकि ये काफी कूल लग रही है। तारू बताता है कि ये एक ब्रांड न्यू गेम है जो उसने पहले कभी नहीं खेली होगी। तब एक और आदमी पूछता है कि क्या वो इसे ट्राई कर सकता है। हेडबैंड वाला बोलता है श्योर, लेकिन सावधान रहना, वो लड़की बीस्ट है। दोनों बैठकर मैच शुरू करते हैं। आसपास के एडवेंचर्स बोर्ड को देखने लगते हैं और गेम का हाइप धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये सब देखकर तारू सोचता है कि मोमेंटम बनाए रखना जरूरी है। पेड क्लाइंट स्ट्रैटेजी काम कर जाती है और एडवेंचरर्स हुक हो जाते हैं। कई सेल्स वहीं फिक्स हो जाती हैं ताकि लोग तुरंत बोर्ड खरीद सके। कुछ ही घंटों में स्टोर लोगों से भर जाता है और लाइन बाहर तक लग जाती है। लियो की एडवाइस याद रखते हुए लॉर्ड की कंप्लेंट से बचने के लिए प्रमोशन थोड़ा लो की रखा जाता है। लिमिटेड एडिशंस पहले ही गिफ्ट्स के तौर पर भेज दी जाती हैं। साथ ही एडवेंचर्स गिल्ड से जुड़े मर्चेंट्स को डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स दे दिए जाते हैं। प्लस साइथ सिटी वैसे भी थोड़ी बोरिंग टाइप की है, जिस पर यह गेम बच्चों में काफी जल्दी पॉपुलर हो जाती है। उसी समय लड़का कुछ रियलाइज करता है। आसपास की केओस देखकर वो सोचता है कि आखिर हो क्या रहा है। वो अक्सर सीधा मैडनेस में कूद जाता है। वहां दो लोग किसी गेम को खेल रहे होते हैं, खासकर वो जो मेन डूड का बोर्ड होता है। दोनों लॉर्ड्स के बीच शोडाउन को देखने के लिए सब लोग हाइप्ड रहते हैं। तेरू सोचता है कि सिग्नल उसकी सोच से कहीं बेहतर निकला और उसके बोर्ड का ऑपरेशन एक बड़ा विन साबित हो रहा है। सीन फ्लिप होता है, जहां कोई मॉब को बताता है कि बोर्ड्स पागलों की तरह बिक रहे हैं। चीप वाले भी और एक्सपेंसिव वाले भी, दोनों हाथों हाथ निकल रहे हैं। लड़का बोलता है कि ये सुनकर अच्छा लगा, लेकिन बिजनेस से जुड़ी सारी बातें उसने गिल्ड पर छोड़ दी हैं, इसलिए उन्हें वहीं बात करनी चाहिए। वो आदमी बोलता है कि उसे समझ आ गया है और खुशी खुशी उछलता हुआ चला जाता है। मॉब पूछता है कि क्या तेरू ने ये सब सुना। तेरू बोलता है कि वो पहले ही गिल्ड लीडर से प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर चुका है। मॉब भी कहता है कि उसे समझ आ गया है। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा होता है कि मॉब को लगता है कि वो अपनी क्रू के साथ बिग सिटी में compete कर सकता है और इसी वजह से वो टेरू का एहसान मानता है। जाते जाते दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। 15 दिन गुजर जाते हैं और सिल्वर सोर्ड स्क्वाड से में सारे हाई रैंकिंग मिशंस क्लियर करके रैंक बी पर पहुंच जाती है। सीन शिफ्ट होता है, जहां तारू लियो के साथ बैठा होता है। लियो लगातार हीरो पर नजर रखे होता है। मेन ड्यूड किसी बात को लेकर काफी स्ट्रेस में लगता है। वो लगातार तारू को घूरता रहता है। इस बीच तेरू सोचता है कि ये आदमी आज कुछ ज्यादा ही ग्रम्पी लग रहा है। थोड़ी देर बाद लियो अचानक टेबल पर जोर से हाथ मार देता है। तारू को कुछ समझ नहीं आता कि हुआ क्या है। लियो बोलता है कि बाहर के एरिया से एडवेंचरर्स का आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका बिहेवियर एकदम ट्रैश है। वो लोकल से झगड़े कर रहे हैं, जिससे गिल्ड की रेपुटेशन खराब हो रही है और उनके मेन एडवेंचरर्स सिर्फ रैंक सी के हैं। शॉर्ट में बोले तो मॉब की स्क्वाड के सामने उन्हें अभी काफी लेवल अप करना है। इंटरनल सिक्योरिटी दिन पर दिन खराब होती जा रही है। फ्यूडल लॉर्ड से एक्स्ट्रा ट्रूप्स मांगे गए थे, लेकिन वो भी इनफ नहीं पड़ रहे।
उल्टा उन्हें बैंडिट से निपटने और क्राइम कंट्रोल करने भेजा जा रहा है। मीनवाइल तारू सोचता है कि लियो की कंप्लेंट्स कभी खत्म ही नहीं होती। वो आदमी सच में काफी परेशान लग रहा होता है। फिर लियो बताता है कि तारू के बनाए गेम से मिलने वाला कमीशन ही उन्हें संभाले हुए है, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। मर्चेंट्स के अकॉर्डिंग कैपिटल से एक बड़ा ऑर्डर आने वाला है और साथ ही वो उसकी 10 लिमिटेड एडिशन बोर्ड्स भी चाहते हैं। यह सुनकर तारू शॉक हो जाता है, लेकिन बोलता है कि कैपिटल वैसे भी नेक्स्ट लेवल है, तो इसमें हैरानी नहीं है। लियो आगे जोड़ता है कि इसके अलावा वो चाहते हैं कि तारू मर्चेंट कैरावैन के साथ चले। यह सुनकर लड़का और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। गिल्ड लीडर बताता है कि कैपिटल में उसे 1 महीने तक गेम इंस्ट्रक्टर बनकर रहना होगा। तारू बोलता है कि रूल्स तो बहुत सिंपल हैं और वो खुद बच्चा है, वो ये सब कैसे करेगा। लेकिन लियो समझाता है कि अगर सामने वाले इंसिस्ट कर रहे हैं तो मना करने का ऑप्शन नहीं है। वो कहता है कि तारू को भले ही स्टैंड आउट होना पसंद न हो, लेकिन कैपिटल में कोई उसे जानता नहीं है। साथ ही कम उम्र में कैपिटल देख लेना भी बुरा नहीं है। यह सुनकर तारू को लगता है कि उसके पास ज्यादा चॉइस नहीं बची है। टॉपिक बदलते हुए लियो बोलता है कि आज से तारू को रैंक ई में प्रमोट किया जा रहा है। फिर वो खड़ा होकर कहता है कि उसे गिल्ड बैलेंस के लिए खुद भी लेवल अप करना होगा। नो कैप। ऑनेस्टली ये सब बच्चे के लिए एक बड़ा विन होता है। तारू सीन देखकर समझ नहीं पाता कि उसे खुश होना चाहिए या कंफ्यूज्ड। जाते जाते लियो बोलता है कि बिग डे तक बाकी सब वो तारू पर छोड़ रहा है। सीन स्विच होता है। बूम। हीरो अभी भी हर्ब कलेक्टिंग में लगा होता है। साथ ही उन बोर्ड्स को प्रिपेयर करने का बोरिंग काम भी चलता रहता है। आखिरकार रात हो जाती है। सीन फ्लिप होकर एडवेंचरस हॉल में आता है। कुछ लोग अभी भी गेम खेल रहे होते हैं। मिडिल एजेस में ये सब अपेरेंटली काफी लिट माना जाता है। तारू हॉल के अंदर अपना काम करता रहता है। कुछ एडवेंचरर्स उसे पेपर्स उठाते हुए देखकर शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं वो बच्चे भी यहाँ काम करते हैं। वो उसे मिशन बोर्ड को प्रोफेशनल तरीके से देखते हुए देखते हैं और ताना मारते हैं कि गिल्ड कब से बेबी सिटिंग करने लगी। मीनवाइल तारू सोचता है कि यही वो रूड एडवेंचरर्स हैं जिनके बारे में लियो ने वार्न किया था। ये लोग लाउड होने के साथ साथ पूरा सर्कस है। रेड हेयर वाला बोलता है कि ऐसे बच्चे की मौजूदगी उन्हें खराब दिखाती है। तभी कोई टेबल पर जोर से मारता है। ये हेडबैंड वाला आदमी होता है जो शोर बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो आगे बढ़कर उस आदमी से कहता है कि जिस बच्चे का मजाक उड़ा रहे हो वो भी रैंक ई का टॉप टियर एडवेंचरर है, बिल्कुल उनकी तरह। ये सुनकर बाकी गिल्ड प्लेयर्स भी उसकी बात सपोर्ट करते हैं। बच्चे का रैंक ई होना सबको क्रेजी लगता है। दूसरा आदमी बोलता है कि ये फैक्ट है। वो कहता है कि उसे नहीं पता उनके होम टाउन में एडवेंचरर्स कैसे होते हैं, लेकिन यहाँ लेवल ही अलग है। यहाँ तो बच्चे भी उन्हें पीछे छोड़ देते हैं। ये सुनकर कुछ एडवेंचर्स मान लेते हैं कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा हार्श बोल दिया था। मीनवाइल दो और एडवेंचर्स बस ये सब ड्रामा देखते रहते हैं। वो लोग उठकर जाते हुए माफी मांगते हैं। सीन स्विच होता है। तारू सोचता है कि लियो और इंस्ट्रक्टर दोनों रैंक ए हैं। तभी कोई उसे बुलाता है। कुछ एडवेंचर्स उसके पास आकर बोलते हैं कि वो ठीक है और उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो उसे लेजेंड कहते हैं। तारू उन्हें थैंक्स बोलता है और कहता है कि उसे बुरा नहीं लगा। एडवेंचरर्स रिलीव्ड फील करते हैं। तारू इन बॉन्ड्स को काफी वैल्यू देता है और अपनी स्क्वाड के लिए ग्रेटफुल रहता है। एक दिन गुजर जाता है। सीन वापस एडवेंचर्स गिल्ड में आता है। टेरू मिशन बोर्ड देख रहा होता है। गिल्ड हमेशा की तरह क्राउडेड होती है। नए लोगों को मिशंस दे रही होती है। उधर कुछ लड़कियां किसी बात को लेकर कंफ्यूज्ड दिखती हैं। इसी बीच एक आदमी मिशन बोर्ड की तरफ आता है। प्रोटैगनिस्ट चुप रहता है। वो आदमी पास आकर पूछता है कि वो क्या कर रहा है। पता चलता है कि वो घर से गायब था और बिना बताए चला आया था। पीछे मुड़कर देखें तो लोग नर्वस हो जाते हैं। एक आदमी उसे घूर रहा होता है और तुरंत जवाब मांगता है। वो बोलता है कि उसे गोस्ट करने की हिम्मत कैसे हुई। वो तारू पर पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन तारू अपनी स्किल एक्टिवेट करके निंजा की तरह हिट डॉज कर जाता है। कुछ ही सेकंड्स में वो गायब हो जाता है। वो आदमी कंफ्यूज्ड रह जाता है और पूछता है कि उसे डॉज करने दिया किसने। तारू चुप रहता है। आदमी फिर से चार्ज करता है। तेरू फिर डॉज करता है और सामने आकर खड़ा हो जाता है। आदमी बैलेंस खो देता है और क्लाउन की तरह गिर पड़ता है। ने आ जाती है और केओस देखकर कंफ्यूज हो जाती है। एडवेंचरर्स भी पहुंच जाते हैं और रिमाइंड करते हैं कि गिल्ड के अंदर वायलेंस अलाउड नहीं है। फिर भी आदमी गुस्से में पूछता है कि तारू अब कहाँ रहता है और बोलता है कि उसे सब पैक करके घर लौटना चाहिए। तारू साफ मना कर देता है। आदमी और गुस्से में पूछता है कि वो समझता क्या है खुद को, और फिर एक पंच और मिस कर देता है। इस पूरे मेस में तारू सोचता है
कि ये आदमी जरा भी नहीं बदला। ऑनेस्टली उसका मन करता है कि उसे किक कर दे, लेकिन गिल्ड में वायलेंस अलाउड नहीं है। वो सजेस्ट करता है कि बाहर जाकर बात कर लेते हैं भीड़ से दूर। जाते वक्त ने वरिड होती है कि कहीं तारू को कुछ हो ना जाए। नेक्स्ट सीन में गिल्ड के बाहर आदमी मिथ्रिल के पैसे की बात करता है, बोलता है कि सब कुछ उसके डैड को जाना चाहिए। तारू सोचता है कि जैसा एक्सपेक्टेड था ये रूमर गांव तक पहुंच गया है और अमाउंट भी काफी बड़ी है। जो आदमी सालों तक गायब रहा अब अचानक डैड बनने की एक्टिंग कर रहा है और बोल रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है। फिर भी वो आदमी पीछे नहीं हटता। तारू सोचता है कि ये कब समझेगा कि अब सब बेकार है। तभी उसका डैड बोलता है कि वो कैसे भूल सकता है कि उसने उसके लिए क्या किया। तारू बोलता है कि उसे बस रोज की मारपीट याद है। डैड बात घुमाने की कोशिश करता है और बोलता है कि वो डिसिप्लिन सिखा रहे थे। तभी कुछ लोग आते हैं और पूछते हैं कि क्या इसकी को अपने बच्चे से पैसे मिले या नहीं। ये देखकर मेन गाय सोचता है कि क्या अब उसे टेरू को कॉल करना चाहिए। टर्न्स आउट उसके डैड ने इन लोगों से कर्ज लिया होता है और अगर पैसे नहीं दिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पूरी सिचुएशन देखकर तारू समझ जाता है कि ये लोग चाहते हैं कि वो उसके डैड का कर्ज चुकाए। आदमी बोलता है कि वो अभी पे करेगा। तारू अचानक पूछता है कि लोन कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है। स्कार फेस वाला आदमी बोलता है कि ये रहा। तारू कॉन्ट्रैक्ट देखकर बोलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये तो बस उसके बॉस का नोट है जिसमें जितना हो सके उतना पैसा लेने को लिखा है। बॉटम लाइन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो पेमेंट भी नहीं, और वो उस आदमी को अपना डैड भी नहीं मानता तो डबल नो पेमेंट। यह सुनकर उसका डैड गुस्से से चिल्लाने लगता है और उसे झूठा कहता है। उसी समय कोई और आदमी आकर बोलता है कि दूसरे कस्टमर्स के सामने ऐसा बिहेव